So you guys have made it to class 12th and you guys must be going through many queries like how to manage class 12th and 11th side by side, and also you are preparing for NEET exam. सिलेबस जल्दी कैसे पूरा करें ताकि आखिरी में रिवीजन का बहुत ज़्यादा टाइम मिल सके, एंड हाउ टू डील विथ बोर्ड एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स जो कि काफ़ी बड़ा सरदर्द बन जाता है आखिरी में आके. So don't worry at all, I got you and I will be sharing some of my tips that I used to follow. बट देखो, अब क्लास 12 का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड वही डिसाइड करता है कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि आखिरी में बोर्ड्स के लिए बहुत लोग उलझ जाते हैं एंड फिर बाद में वो नीट के लिए इतना अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं. डोंट वरी, आई गॉट यू एंड चलते हैं अपने सेटअप पे. So hi guys, this is Shashwat Singh and I have secured an all India rank of 7162 in NEET 2024 and हम इस वीडियो को डिवाइड करते हैं 4 मेजर सेगमेंट्स में, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. क्लास 12 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिसाइड करने में कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं. ऐसे ही मैंने भी मिस्टेक की थी, मैंने भी क्लास 12 के एंड में आके बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस दिया था rather than रिवाइजिंग फॉर नीट, एंड रिजल्ट ऐसा ही हुआ कि मेरा फर्स्ट सिलेक्शन में नहीं हुआ एंड सेकंड सिलेक्शन में आई मेड इट. एंड उसमें मैंने 12th और 11th को साइड बाय साइड लेके चला था क्योंकि एक ही साल होता है. सो 12th क्लास में अगर आप हैं तो आपको भी ये अपना साल पूरा ड्रॉपर की तरह ही देखना है कि आप एक ड्रॉपर हैं, आपको 11th और 12th दोनों ही साथ साथ करना है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से. जनरली स्पीकिंग क्लास 12th फिजिक्स इज वे मोर थियोरेटिकल देन क्लास 11th. इसमें आपको इतना समझना नहीं पड़ेगा जितना आपको क्लास 11th में समझना पड़ता था. इसमें द पॉइंट इज यू हैव टू मग अप द थिंग्स एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिकॉज मेजर ऑफ द चैप्टर्स फार्मूला बेस्ड होते हैं. लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर आप देखें तो फोर्स का कोई फार्मूला ही रट के जाता है, उसका ये नहीं देखोगे कि भाई उसका डिराइव कैसे हुआ या फिर यही फार्मूला क्यों लगा रहे हो. उसमें कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे आप उसमें सिर्फ केस एनालिसिस करोगे कि कौन सा केस दिया है, उसके हिसाब से हम लोग उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो मैंने ये गोल्डन रूल अपना 11th वाली वीडियो में भी बताया था. अगर आपने नहीं देखा तो उसको चेकआउट कर लेना अगर आप 11th के स्टूडेंट ही हो और देख रहे हो ये वीडियो. तो मैंने गोल्डन रूल ये बताया था कि 30 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट रखना है आपको फिजिक्स में. अब आपने अपनी मॉड्यूल सॉल्व कर ली, नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, देन आपको अपने बोर्ड के एग्जाम के पिछले 5 से 6 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स में उसको एक बार आप सॉल्व कर लो. जिससे कि क्या होगा ना कि आपका एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं जो कि नीट में पूछे जाएंगे, उसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव वाले भी बनते जाएंगे. तो आखिरी में आके आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा कि चलो बैठ के डेरिवेशन रटना है. देखो, क्वेश्चंस भले ही ना रिपीट हो लेकिन उनका पैटर्न सेम ही रहता है, वही चीजें रिपीट होती है जितना मैंने अपने बोर्ड्स में क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया है. काफी लोगों को फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि 11th का सिलेबस भी बहुत वास्ट है एंड 12th का सिलेबस तो समझी जाओ मतलब पूरा रटने के ऊपर बेस्ड है कि कितना फॉर्मूला आप रट सकते हो पूरा. मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाया है जिसमें कि मैचिंग टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे बोथ क्लास 11th और 12th के लिए. तो मैं क्या करता था अपने ड्रॉप ईयर में, अगर मैंने 12th का एक चैप्टर कंप्लीट किया सो उसके मैचिंग में जो चैप्टर क्लास 11th का है उसको भी मैं साथ साथ कंप्लीट करता था. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 12th का आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ग्रेविटेशन भी साथ साथ निपटाना है क्योंकि दोनों के फॉर्मूला अगर आप लोग कंपेयर करके देखोगे सो डिट्टो सेम है, बस वहाँ पर वेरिएबल्स का खेल है और कुछ नहीं. आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने खुद ही इससे ये पीडीएफ बना दिया है एंड उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया. सो उसको देख के साथ साथ आपको दोनों को लेके चलना है क्योंकि भाई अब 12th में हो तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी कॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड आई बिलीव इट कि आप लोग कर पाओगे. बात आती है केमिस्ट्री की. सो इन मेजर पोर्शन दैट कंटेन्स हाईएस्ट वेटेज इन होल केमिस्ट्री इज द क्लास 12th ऑर्गेनिक. अब क्लास 12th की ऑर्गेनिक से मान के चलो नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे. सो आपको ज़्यादा फोकस करना है अपना ऑर्गेनिक पे. मतलब ये नहीं कि पूरा ही छोड़ दो, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेटेज किस हिसाब से डिसाइड होता है या फिर डिवाइड होता है. बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो मुझे नहीं पता, बट आकाश में क्या होता था ना कि हमको ऑर्गेनिक आखिरी में पढ़ाई जाती थी जिससे कि वो थोड़ा नीट के समय पे थोड़ा फ्रेश रहे माइंड में एंड ये रहे कि हाँ हमें याद है. क्योंकि देखो, क्लास 12th का जो सिलेबस है ना इट्स वे मोर थ्योरेटिकल देन क्लास 11th. यहाँ भी अप्लाई होता है क्योंकि क्लास 12 में जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है ना वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एंड वो तभी होगा जब आपकी मगअप पावर ज़्यादा होगा. मगअप पावर मैंने नया वर्ड बना दिया, मतलब कि रटने की क्षमता ज़्यादा होगी. अगर आपने सारी नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से कर लिए तो बोर्ड्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पूरी स्कैन कर ली है, जो कि मैंने क्लास 11 में बताया था कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की रटी होनी चाहिए. बोर्ड में भी वही क्वेश्चंस आते हैं, वो भी नेम्ड रिएक्शन ही पूछते हैं कि आप बता दो, चलो सैंडमेयर्स रिएक्शन बता दो, स्वार्ट्ज रिएक्शन बता दो. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो वो लोग खुद ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो गई या फिर मैकेनिज्म हो गए खुद ही बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएगा. और लाइक वाइज जैसे आपने फिजिक्स में भी क्या कहते हैं पीवाईक्यू सॉल्व किए थे बोर्ड्स के लिए, तो यहाँ भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं फॉर बोर्ड्स क्योंकि
उसमें आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना होता है। कॉज अगर आप नीट के लिए सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो वो वाली थोड़ा सा एबिलिटी लैक करने लग जाती है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक का जो भी रूल था वही रहेगा कि आपको सुबह के आधे घंटे अपने इनऑर्गेनिक को देने हैं। अब अगर देखो अभी तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर आपने खुद से इनऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट की है, तो 30 मिनट्स अपना 11th का ही रिवाइज करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी फेड होता है। एंड 30 मिनट्स में आप हाफ पार्ट डिवाइड कर लो कि 15 मिनट मेरे को 11th का पढ़ना है। अगर आपने 11th का ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको रिवाइज करने में, बस एक बार फ्लैश कार्ड की तरह देख लो। फिर उसके बाद ज़्यादा फोकस करो 12th का करने में। 12th का एक बार रीडिंग करोगे, 3 बार रीडिंग करोगे, 10 बार रीडिंग करोगे, तब जाके वो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। एंड उसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा फिर रिवाइज करने में आपको। मैं अपना बताता हूँ कि मेरे को तो ऐसा मैं स्टेट पे आ गया था कि मेरे को सिर्फ 2 घंटे लगते थे पूरी 11th और 12th की इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक रिवाइज करने में। दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको ये ध्यान देना है कि आपको फॉर्मूला चार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉर्मूला चार्ट्स को बना के रखो, क्योंकि आखिरी में आप फिजिकल केमिस्ट्री को बैठोगे नहीं पढ़ने कि हाँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आके चलो भाई डेरिवेशन देखता हूँ। डेरिवेशन देखने का उसमें टाइम ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम रहेगा। तुम जल्दी से फॉर्मूला देखो, ये देखो कि तुम्हें कहाँ अप्लाई करना है एंड उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड आगे बढ़ो। एंड एक बात याद रखना कि जब भी आप लोग अगर ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर उठाते हो क्लास 12 का, तो उसके साथ साथ आपको हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से रिवाइज करना है। देखो क्या बात है ना कि अगर 11th में आपने हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, तो उसी के मैकेनिज्म पे बेस्ड सारे चैप्टर्स डिवाइडेड है। अब आपने अल्कोहल पढ़ा, एल्केन से तुम अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी रिएक्शंस क्या है, वो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स में दी रखी है। तो अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा क्लास 12 का ऑर्गेनिक समझने में। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। एंड क्लास 12 बायोलॉजी इज वे मोर कंसेप्चुअल देन क्लास 11 बायोलॉजी है। यहाँ पे एक चेंज है कि क्लास 12 की जो बायोलॉजी है ना, वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है। चैप्टर्स उठा के देख लो, लाइक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स। अगर आप देखो बायोटेक्नोलॉजी को देख लो, उसमें पॉइंट कंसेप्ट्स होते हैं, उसको आप मगअप नहीं कर सकते। सो मेरा यही कहना है कि ट्राई नॉट टू मगअप द थिंग्स। उसको समझ के पढ़ोगे ना तो वो देर तक याद रहेगा, क्योंकि देखो सबसे वल्नरेबल टॉपिक्स हैं ये, और सबसे ज्यादा वेटेज भी यही रखते हैं। इनसे 5 एक टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, अगर तुम जेनेटिक्स का टॉपिक ले लो ना, उससे 3-4 क्वेश्चन तो तुम मान के चलो कि इससे आएगा ही आएगा पूरी जेनेटिक्स से। या फिर तुम मान के चलो अगर मॉलिक्यूलर बेसिस है ना, मॉलिक्यूलर से 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो भाई मेन टॉपिक्स है। एंड वो जानते हैं एग्जामिनर कि ये सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं, एंड इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। एंड सेम गोज फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो। उसमें भी जितने भी प्रोसीजर्स हैं, आप अगर उसको सिर्फ रट के चले जाओगे ना तो काम नहीं बनेगा। ट्राई नॉट टू मगअप द थिंग्स इन क्लास 12th। 11th का भले तुम एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी जितना भी है सब रट के कर लोगे, लेकिन क्लास 12 में तुमको थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तभी सही होते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। असर्शन रीजन वरना तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ रटा हुआ है, रट्टाफिकेशन किया है, तो तुम्हें असर्शन भी सही लगेगा, रीजन भी सही लगेगा, लेकिन अगर वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ तो तुम्हें वहां पे दिक्कत आ जाएगी, वहां तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड अगर आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो बोर्ड्स के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि तुम सारे चैप्टर जितने भी ये हाई वेटेज वाले चैप्टर है ना, इनको अच्छे से पढ़ लो। इनका मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रट डालो कि अगर तुम्हें कोई कह दी कि इस पे तुम्हें 1 पेज लिख दो, तुम्हें 1 पेज भी लिख दोगे उसके लिए। लाइकवाइज जैसे मैंने सब में बताया कि तुम्हें पीवाईक्यूज बोर्ड्स के सॉल्व करने ही करने हैं, तो यहाँ भी तुम्हें सॉल्व करने हैं। एंड नीट वाले के बाद ही करना, क्योंकि नीट के तुम्हारा अभी मेन फोकस तुम्हारा नीट यूजी ही होना चाहिए, उसके बाद बोर्ड्स कम्स टू द सेकंड प्लेस। बात करते हैं कि बोर्ड्स और नीट को कैसे साथ साथ लेके चलें, ठीक है। तो देखो मैं तो तुम्हें एक टारगेट देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि तुम्हें दिसंबर तक अपना 12th का सिलेबस खत्म कर देना, सपाटा फिनिश। क्योंकि देखो कोचिंग्स में तो क्या होता है ना, कोचिंग्स में दिसंबर तक 11-12 पूरा खत्म कर देते हैं, लेकिन तुम अगर अभी खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि तुम 12th का पूरा सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर दो। क्योंकि जो भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स होते हैं या फिर तुम्हारे जो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल होते हैं वो जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड वो उसमें तुम अभी से बफर लेके चलो। लाइक देखो प्रैक्टिकल्स के लिए तुम्हें लगेंगे 2 हफ्ते, 1 हफ्ता तुम्हें देना होगा कि फाइल लिखने में, और 1 हफ्ता तुम्हारा पूरा प्रैक्टिकल होगा, वाइवा वगैरह स्कूल में जाके देना पड़ेगा। तो आप ऐसा जुगाड़ बैठा सकते हो कि फाइल किसी और से लिखवा लो, तो वेल एंड गुड भाई। उसके लिए तो तुम आपके स्कूल के वाइवास चल रहे होंगे, तो उस समय ना जनवरी का जो समय होता है ना, वहां पे आपको अपनी 11th स्टार्ट कर देनी है। और 11th का भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि 11th के कोई भी अपने चैप्टर उठाए एंड उसके साथ साथ 12th को भी रिवाइज कर दे जाओ। क्योंकि 12th को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसे अभी आपने पढ़ा है। एंड स्टार्टिंग से 11th पढ़ते आ रहे हो साथ साथ साइड बाय साइड, तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो आप सोच रहे होगे कि अरे भाई 11th और 12th कैसे कर लेंगे साथ में, तो ऐसा नहीं है, आप एकदम आराम से कर लोगे। एंड जनवरी में तुम स्टार्ट कर देना, जैसे ही तुम्हारा 50% ऑफ 11th खत्म हो जाए
उसके बाद तुरंत उसी पॉइंट से तुम्हें मॉक पेपर स्टार्ट कर देने हैं। तुम्हें नंबर भले ही कम आ जाए, तुम्हें भले ही एक भी क्वेश्चन ना लगे 11th का, लेकिन तुम्हें ये पता होगा ना कि तुम्हें अभी फोकस किस पे करना है, पहले फोकस किस पे करना है, प्रायोरिटाइज किसको करना है। क्योंकि तुम्हें जो चीजें आती है तुम उसको दोबारा पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं बन पाएगा। जो चीजें नहीं आ रही हैं तुम अगर उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो आखिरी में सोचो, अभी तुम्हारे पास अगर रफ एग्जाम्पल लूँ कि फरवरी के मिड पे तुम्हारा बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होगा एंड बोर्ड्स के एग्जाम के बीच में मान के चलो 3 to 4 डेज का गैप होता ही होता है, तो उसमें वो इनफ है तुम्हारा प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद मार्च के मिड तक तुम्हारा बोर्ड चलता है। मेरा टू बी एक्यूरेट 16 मार्च को मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ था एंड इट वाज ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद जब लोग तुम्हारे साथ के लोग जब 11th पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तुम भाई अलग ही लेवल पे रहोगे। तुम वहां पे कि होगे कि तुमने एक बार तो मॉक पेपर सॉल्व कर ही लिए, तुम दोबारा से मॉक पेपर सॉल्व करने जा रहे हो। तुम्हारी कोचिंग्स के जो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होती हैं वो सारे सॉल्व कर डालो भाई। टेलीग्राम पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो क्या कहते हैं ग्रैंड टेस्ट अवेलेबल होते हैं, वो सब लगा डालो भाई। मार्च के मिड से लेके पूरा मतलब मई तक, आई गेस 4 मई को इस बार शायद नीट हो क्योंकि उस दिन संडे, पहला संडे उसी दिन है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर सॉल्व करने हैं एंड की एनालिसिस करनी है। अब ये ऑफ टॉपिक हो रहा है जान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि अगर आपने ये चीजें पहले कर ली ना तो आगे आपको दिक्कत ही नहीं होगी बिल्कुल भी। एंड प्रैक्टिकल्स की चिंता मत करो भाई। देखो अगर तुमने किसी से सेटिंग कर ली लिखवाने की तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसके बाद वाइवा के लिए ज़रा टेंशन मत हो, क्योंकि बाहर के एग्जामिनर जो आते हैं ना वो लोग ऐसे ही तुम्हारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 1 वर्ड आंसर तुम्हें करना पड़ेगा। एंड बात करें बोर्ड्स के लिए तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तुम्हें मैंने बता दिया, बस आखिरी में एक आध सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना। इंग्लिश का क्या है ना भाई, इंग्लिश का तुम आखिरी महीने में अगर रोज का एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना तब भी हो जाएगा आराम से, और एक चैप्टर पढ़ने में जरा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ यूट्यूब पे डाल देना, उस चैप्टर का नाम डाल देना एंड उसका 1 शॉट डाल देना, उसको 5x कह रहा हूँ 1.5x पे सुनना या फिर 2x पे सुनना, जो भी तुम्हें सही लगे। एंड फिर बाद में वही PYQ सॉल्व कर लेना, खत्म तुम्हारा इंग्लिश भी। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है तुम्हारा। मेरा तो फिजिकल एजुकेशन था, तो फिजिकल एजुकेशन और बायोलॉजी काफी मेल खाती थी हमारी, तो मैं तो उसमें अपने आप से बना के लिख के आया था बोर्ड्स में भाई। मेरे 93% थे वैसे। इस तरीके से आपको अपना पाथवे डिसाइड करना है एंड अभी से डिसाइड कर लो क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। एंड मिड ऑफ सितंबर खत्म होने ही वाला है, अक्टूबर आ जाएगा, फिर नवंबर, फिर दिसंबर एंड दिसंबर तक आपको पूरा 12th खत्म कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया सो एक लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने जितने भी बैचमेट्स हैं या फिर जितने भी तुम्हारे जूनियर्स हैं या फिर तुम्हारे सीनियर्स हैं। बाय बाय।